हेलो दोस्तों, जीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं हम, जिसका नाम है आवर्त सारणी या तत्वों के गुणों में आवर्तिता। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, चाहे वो 11th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या किसी कंपटीशन के एग्जाम के जैसे कि टीजीटी, एलटी, पीजीटी, इन सब के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जहां से हर एक परीक्षाओं में लगभग 4 से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं इस चैप्टर से। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हम लोग आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी में देखते हैं सबसे पहले कि क्या होती है आवर्त सारणी। चैप्टर है हमारा आवर्त सारणी, या इसी को नाम देते हैं हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्त सारणी या तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो देखते हैं हम लोग कि आवर्त सारणी क्या होती है, यानी क्या होता है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला हेडिंग है आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल। तो जैसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो इसमें एलिमेंट हैं, जो तत्व रखे गए हैं, ये लगभग 118 तत्व रखे गए हैं, जिनमें से कुल नेचुरल और सिंथेटिक मिला लिया जाए तो 118 तत्व के लगभग इसमें हैं रखे गए हैं, जिनमें से जो अधिकांश जो हैं, अधिकांश धातुएं हैं और कुछ जो हैं अधातुएं हैं और कुछ क्या हैं, उपधातुएं हैं। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग की आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे जब पहले के समय में जब एलिमेंटों की संख्या कम थी, तत्व कम थे, तो उनके प्रॉपर्टीज को, उनके जो गुणधर्म होते हैं उनका अध्ययन करने में, उनके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे नए नए तत्व खोजे जाने लगे, जब तत्वों की संख्या बढ़ने लगी तो अब एक एक तत्वों के अध्ययन में करना इतना आसान नहीं रहा। तो केमिस्टों ने, साइंटिस्टों ने क्या किया, एक आवर्त सारणी बनाने का योजना बनाया। तो आवर्त सारणी क्या होती है, जैसे मान लिया जाए आवर्त सारणी की परिभाषा अगर आपको देनी हो तो किस तरीके से दे सकते हैं। तो आवर्त सारणी की जो परिभाषा होती है हम इस तरीके से दे सकते हैं कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित सारणी आवर्त सारणी कहलाती है। तत्वों को इनको गुणों के आधार पर जो व्यवस्थित सारणी होती है वो अपनी क्या कहलाती है, आवर्त सारणी कहलाती है। ये उसकी परिभाषा हो गई। आवर्त सारणी जो बनाई जाती है यह तत्वों के गुणों को अध्ययन करने में सहायक हो इसलिए बनाई जाती है। जैसे मान लिया जाए अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात ले लें हम लोग, तो 118 एलिमेंट के लगभग डिस्कवर है, उसमें रखे गए हैं। तो एक एक तत्वों का अध्ययन करना मतलब बड़ा ही मुश्किल काम है। तो अगर ऐसी कोई सारणी बनाई जाए जिनमें से हम कुछ तत्वों का अध्ययन करें और बाकी बचे हुए तत्वों का अध्ययन यानी उनके गुणधर्म अपने आप हमको पता चल जाए, तो इस प्रकार की जो भी सारणी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी आवर्त सारणी कहलाएगी। तो ये हो गई आपकी आवर्त सारणी की परिभाषा कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित सारणी क्या कहलाती है, आवर्त सारणी कहलाती है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग आवर्त सारणी का क्या किया, निर्माण किया, और उसमें अलग अलग नियमों के आधार पर तत्वों के गुणों की व्याख्या की, उनके गुणों के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण भी किया। जैसे पहली
बार जो आवर्त सारणी हमारे अस्तित्व में आई उसको किसने दी, यानी उनको दिया डोबेराइनर महोदय ने। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, डोबेराइनर्स ट्राइड्स रूल क्या होता है, कैसे इन्होंने किसके आधार पर आवर्त सारणी बनाई, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो डोबेराइनर की बात करें तो 1817 की बात है, जो पहले आवर्त सारणी अस्तित्व में आई, किसके द्वारा आई, डोबेराइनर के द्वारा आई। डोबेराइनर ने तीन तत्वों का समूह बना करके आवर्त सारणी का निर्माण किया, यानी तीन तत्वों को एक साथ रखा और उस आधार पर आवर्त सारणी का क्या किया, इन्होंने निर्माण किया। और इनके द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी क्या कहलाई, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत या डोबेराइनर द्वारा निर्मित आवर्त सारणी। देखते हैं इसमें क्या है। त्रिक सिद्धांत का मतलब है कि इन्होंने, इनका जो त्रिक सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता भी है। यानी इन्होंने क्या किया, डोबेराइनर ने तीन तत्वों का समूह बनाया या बनाकर एक आवर्त सारणी का निर्माण किया, एक आवर्त सारणी का निर्माण किया तथा एक नियम दिया जिसे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहा जाता है। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार जो सिद्धांत था दोस्तों, वो सिद्धांत ये है। इनके अनुसार तत्वों के, ये इस तरीके से लिख रहे हैं, इनके अनुसार समूहों के किनारे वाले तत्वों के परमाणु भारों का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। क्या सिद्धांत दिया इन्होंने, तीन तत्वों का समूह बनाया और यह बताया कि अगर किनारे वाले तत्वों के परमाणु भारों का औसत निकाला जाए तो वह बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा किसने बताया, डोबेराइनर ने बताया। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन यहां से निकल करके आता है दोस्तों कि डोबेराइनर ने जो समूह बनाया, उसमें जो तीन तत्वों का समूह बनाया उसको क्या कहा जाता है। तो ये देखते हैं हम लोग, डोबेराइनर ने यानी तत्वों के तीन समूहों को त्रिक कहा जाता है। ठीक है, यानी जो तीन तत्वों का समूह बनाया, उन तीन समूहों का जो तीन तत्वों का जो समूह था उसे क्या कहा जाता है, तो उसे त्रिक कहा जाता है या उसे ट्राइड्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से निकल के आया, यानी डोबेराइनर ने जो समूह बनाए सब क्या कहा जाता है, त्रिक कहा जाता है। कि डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है, बस आपको 4 समूह याद कर लीजिए। अगर उन चारों के अलावा पांचवा कोई भी समूह देता है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है वह मात्र
4 समूहों पर ही लागू होता है। जैसे पहला देखें हम लोग, पहला जो समूह है, इनके द्वारा जो बनाया गया समूह है तीन तीन तत्वों का, जो पहला समूह है, जैसे मान लिया जाए हम लोग ले लें यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम है। लिथियम सोडियम पोटेशियम है। लिथियम का जो परमाणु भार होता है या 7 होता है, पोटेशियम का परमाणु भार क्या कितना होता है, 46 होता है। तो इस हिसाब से सोडियम का जो परमाणु भार आना चाहिए, परमाणु भार ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 7 + 46 बटे 2 के, क्योंकि औसत किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, औसत निकालना जानते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या के बराबर होता है। तो ये आएगा आपका, सॉरी यहाँ 39 होता है, 39 ऐड करने पर कितना आ जाएगा ये 46/2 के, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 23, यानी सोडियम का परमाणु भार निकल करके कितना आया, ये निकल करके आया 23, जो कि इस पे लागू होता था, एकदम सही एक्यूरेट निकल करके आता है, क्योंकि सोडियम का 23 होता है। लगभग बराबर भी आता तो भी हम लोग मानते हैं कि ये डॉबेरेनर का अतिरिक्त सिद्धांत इस पर लागू होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा निकाल लें, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो देखते हैं दूसरा जो ट्राइड्स है इनका, ये है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का कितना होता है आप जानते हैं, ये होता है 35.5, क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5, आयोडीन का जो होता है ये 80 होता है। तो अगर इनका एवरेज निकाला जाए, अगर इनका एवरेज, आयोडीन के 80 नहीं होता है 127 होता है, अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो लगभग इस ब्रोमीन के परमाणु भार के लगभग क्या आता है, बराबर आता है। इसी तरीके से जो तीसरा है वो कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम है। तीसरा जो ट्राइड्स है वह है कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम, और जो चौथा ट्राइड्स है ये है आयरन कोबाल्ट और निकेल है। दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर मैं लिख देता हूं थोड़ा, जो चौथा ट्राइड्स है इनका ये है आयरन कोबाल्ट और निकेल है। तो इस हिसाब से इनके कितने ट्राइड्स बनते हैं, 1 2 3 और ये 4। अगर इन चारों के अलावा पांचवा कोई भी ट्राइड्स दे तो वो इनका ट्राइड्स नहीं है, क्योंकि जो डॉबेरेनर का जो त्रिक सिद्धांत है वह सिर्फ इन्हीं 4 ट्राइड्स पर लागू होते हैं, पांचवे किसी भी ट्राइड्स पर लागू नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि डॉबेरेनर के द्वारा बनाया गया सिद्धांत कितने ट्राइड्स पर लागू होता है, तो कितने ट्राइड्स पर लागू होता है, सिर्फ कितने त्रिक पर लागू होगा, 4 पे। अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लें कि निम्न में से कौन सा डॉबेरेनर का त्रिक नहीं है, तो इनमें से कोई 3 डाल दें और चौथा कोई अलग से डाल दें, तो चौथा क्या हो जाएगा, नहीं माना जाएगा। बस आपको 4 याद रखने हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीसरा है कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम और चौथा है फेरस कोबाल्ट और निकेल है। बस ये 4 आपको याद रखने हैं, पांचवा इसके अलावा कोई भी देता है तो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों हम लोग आवर्त सारणी को। आवर्त सारणी किसे कहते हैं, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित सारणी क्या कहलाती है, आवर्त सारणी कहलाती है। बात समझ में आई। दूसरा मैंने आपको बताया डॉबेरेनर का त्रिक सिद्धांत। डॉबेरेनर का त्रिक सिद्धांत क्या होता है, यानी डॉबेरेनर ने 3-3 समूहों का एक 3-3 तत्वों का एक समूह बनाया जिसे त्रिक या ट्राइड्स कहा जाता है। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि समूहों के किनारे वाले तत्वों के परमाणु भारों का अगर औसत निकाला जाए तो वह बीच वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। यानी उनका जो ट्राइड्स है, जो त्रिक है, यह सिर्फ 1 2 3 और ये 4, इन चारों समूहों पर सिर्फ लागू होता है। पांचवा, इसके अलावा पांचवा कोई भी समूह होगा तो उस पर लागू नहीं होगा। अगर एग्जाम में पूछता भी है कि निम्न में से कौन सा डॉबेरेनर का त्रिक नहीं है, तो इन चारों के अलावा, इसे आप याद कर लीजिए दोस्तों, इन चारों के अलावा अगर कोई पांचवा देता है तो वह डॉबेरेनर का त्रिक सिद्धांत नहीं होगा। तो ये था दोस्तों डॉबेरेनर का त्रिक सिद्धांत, आवर्त सारणी की परिभाषा। एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण करता है दोस्तों,
उसे मेंडलीफ को माना जाता है, इसे मेंडलीफ को। तो ना नेक्स्ट है मेंडलीफ का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सॉरी न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखो दोस्तों, अष्टक नियम हम लोग दो पढ़ते हैं। एक अष्टक नियम पढ़ते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड में, लुईस का अष्टक नियम, तो वो यहाँ पर नहीं पढ़ना, हमको यहाँ पर देखना है न्यूलैंड का अष्टक नियम जो आवर्त सारणी से रिलेटेड होगी। वो कौन सी वो क्या होगा अपना, न्यूलैंड का अष्टक नियम होगा। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो क्या बताता है, जैसे जब डॉबेरेनर की आवर्त सारणी क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उसके बाद न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने एक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे संगीत के 7 स्वरों पर आधारित एक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। यानी न्यूलैंड 1865 की बात है, 1865 की बात है। न्यूलैंड एक बड़ा ही संगीत प्रेमी आदमी था, है ना, न्यूलैंड बड़ा ही संगीत प्रेमी क्या था, आदमी था। न्यूलैंड साहब ने संगीत के 7 स्वरों पर आधारित एक नई आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम या न्यूलैंड द्वारा निर्मित आवर्त सारणी भी कह सकते हैं हम लोग। यानी हम लोग अगर इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सन 1865 में न्यूलैंड ने संगीत के 7 स्वरों के आधार पर एक नई आवर्त सारणी का निर्माण किया, एक नई आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। क्या है इनका अष्टक नियम, यानी इनके अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक तत्व अपने से 8वें स्थान पर आने वाले तत्वों के गुणों से समानता रखता है। यानी कि तत्वों को अगर उनके बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो जो प्रत्येक तत्व होता है अपने से 8वें स्थान पर आने वाले तत्वों के गुणों से समानता रखता है। यह नियम दिया किसने, न्यूलैंड ने। किस पर आधारित था, संगीत के 7 स्वरों पर आधारित था। संगीत के 7 स्वर कितने कैसे होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और यह आवर्त सारणी न्यूलैंड ने तब बनाया जब अक्रिय गैस तत्वों की खोज नहीं हुई थी। तो इन संगीत के 7 स्वरों पर जब इसने तत्वों को रखना व्यवस्थित किया, जैसे लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। नीचे है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और ये कैल्शियम। क्लियर है। इन सारे तत्वों को इन्होंने संगीत के 7 स्वरों के आधार पर रखा, यानी व्यवस्थित किया।
उस समय अक्रिय गैस तत्व अस्तित्व में नहीं थे, खोजे नहीं गए थे। तो इन्होंने बताया कि जो पहला तत्व होता है वह अपने से 8वें स्थान पर आने वाले तत्वों के गुणों से समानता रखता है। हाँ, बिल्कुल रखेगा। जैसे अगर पहला तत्व अगर आप लिथियम को मानते हैं तो 8वें स्थान पर कौन आएगा? सोडियम आएगा। तो लिथियम का गुण किसके साथ मिलना चाहिए? सोडियम के साथ। मिलता भी है, ये तो सही था। और सोडियम का किसके साथ? यानी इन ये तीनों तत्व के गुण आपस में क्या होंगे? समान होंगे। इसी तरीके से कार्बन का गुण किसके साथ मिलना चाहिए? सिलिकॉन का। फ्लोरीन का गुण किसके साथ मिलना चाहिए? क्लोरीन के साथ मिलना चाहिए। मिलता भी है। लेकिन जब अक्रिय गैस तत्वों की खोज हुई, इन्होंने क्या किया था कि परमाणु भार की वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया था तत्वों को। जब अक्रिय गैस तत्वों की खोज हुई तो फ्लोरीन के पास तो कोई क्या आ जाता? अक्रिय गैस। तो इनकी आवर्त सारणी उस समय जब अक्रिय गैस तत्वों की खोज हुई तो यह सारे तत्वों पर लागू नहीं होती थी। यह आवर्त सारणी मात्र परमाणु क्रमांक, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है? परमाणु क्रमांक 20, परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों पर सिर्फ लागू होती थी। इसके बाद वाले तत्वों पर लागू नहीं होती थी। इसलिए इनकी जो आवर्त सारणी थी, ये आवर्त सारणी इनकी क्या मानी गई? फेल कर दी गई न्यूलैंड साहब की। लेकिन ये जो आवर्त सारणी थी ये आने वाले आवर्त सारणी का बेस बना। आने वाला जो आवर्त सारणी है उसका क्या बना? ये बेस बना। तो न्यूलैंड साहब ने जो आवर्त सारणी बनाई थी यह परमाणु क्रमांक मात्र 20 तक के तत्वों पर लागू होती है, उसके बाद इन तत्वों पर लागू नहीं होती है। इसलिए ये आवर्त सारणी क्या मानी जाती है? फेल मान दी गई। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1869 की बात है। एक साइंटिस्ट आया लोथर मेयर। लोथर मेयर, इन्होंने ग्राफ के बेस पे आवर्त सारणी का क्या किया? निर्माण किया। लोथर मेयर साहब ने किसके बेस पे आवर्त सारणी बनाई? ग्राफ के माध्यम से बनाया और यह बताया कि किसी भी तत्व के अगर उनके भौतिक गुण और उनके परमाणु भार के बीच में इन्होंने क्या किया? संबंध बनाते हुए एक ग्राफ बनाया और उस आधार पर क्या किया? इन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया। कैसे किया दोस्तों? एक बार आप इनका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर इनको इरेज करके लोथर मेयर वक्त आराम से सीखते हैं हम लोग। तो देखते हैं दोस्तों लोथर मेयर वक्र। लोथर मेयर वक्र ग्राफ के माध्यम से लोथर मेयर ने क्या किया? आवर्त सारणी को समझाने की कोशिश की। जो वेस्ट है किस पर आधारित है? ये आधारित किस पे था? तत्वों के भौतिक गुण और उनके परमाणु भार के बीच आधारित था। भौतिक गुण में जैसे आप जानते हैं भौतिक गुण जैसे कि ताप, दाब, गलनांक, क्वथनांक, आदि, और उनके परमाणु भार के मध्य ग्राफ खींचा इन्होंने और उस ग्राफ पर क्या किया? तत्वों को रखना शुरू किया, यानी तत्वों को व्यवस्थित किया। तो ग्राफ कुछ यूं है, मैं आपको बता दूं ग्राफ क्या है। जैसे ये आपका क्या है, मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। हम एक्स एक्सिस पे परमाणु भार को प्रदर्शित कर दें और वाई एक्सिस पर हम उस तत्व के भौतिक गुण को प्रदर्शित कर दें। इस तरीके से भौतिक गुण को प्रदर्शित कर दें और एक्स एक्सिस पे क्या किया हमने? परमाणु भार को प्रदर्शित कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? एक आवर्त सारणी बनाई
इस तरीके से पहले ग्राफ बनाया इन्होंने, इस तरीके से। थोड़ा सा मैं पीक सही कर देता हूं इसका। ये इसका पीक है, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ग्राफ कुछ इस तरीके से था। और ये जो आपने ये पीक, ये वक्र देख रहे हैं आप, जिसका ये पीक है, ये गर्त है, इसके पीक पर इन्होंने क्षारीय धातुओं को रखना शुरू किया। क्षारीय धातुओं को कहाँ रखा? यहाँ पीक पे। क्षारीय धातु जैसे आपके हो गए पोटेशियम हो गए, लिथियम हो गए, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, फ्रेंसियम, इन सबको क्या किया उन्होंने? पीक पे रखा। रुबिडियम के बाद सीजियम आता है, सीजियम को रख देते हैं यहाँ पे, सीजियम, इन सबको उन्होंने पीक पर रखा। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो जाता है कि लोथर मेयर ने ग्राफ की जो पीक पर, चोटी पे या सबसे ऊपर किन तत्वों को रखा? तो ये हो जाएगा क्षारीय धातुओं को रखा। सबसे ऊपर किसको रखा? क्षारीय धातुओं को रखा। और फिर उसके बाद इन्होंने इसके इस ग्राफ के अवरोही भाग पे, यानी यहां जो जैसे ये पीक है, ये पीक है, तो पीक से उतरते समय यानी ये अवरोही भाग पे, अवरोही भाग यानी कि ये सारी चीजें, इसके अवरोही भाग पर उन्होंने क्षारीय मृदा धातुओं को रखा। किसको रखा इन्होंने? क्षारीय मृदा धातुओं को रखा, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, और ये क्या हो गया आपका? बेरियम हो गया। यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं को उन्होंने अवरोही वाले भाग पे रखा। और जो भी हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन समझते हैं आप लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और जितने भी अक्रिय गैस तत्व थे उनको आरोही भाग पे रखा, यानी इस वाले पार्ट पे रखा लोथर मेयर ने। यानी ये था आपका, जैसे ये मान लेते हैं फ्लोरीन, ये है आपका क्लोरीन, और ये है ब्रोमीन, और ये है क्या? आयोडीन। ठीक है। और उसके ऊपर मान लेते हैं किसकी स्थिति है? हाइड्रोजन की, हीलियम, ये नियॉन, ये आर्गन, ये आपका क्या है? क्रिप्टॉन, जेनॉन, इस तरीके से रखा उन्होंने। और जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट थे उनको उन्होंने गर्त में रखा। यहां पे, यहां पर किसको रखा उन्होंने? डी ब्लॉक एलिमेंट को रखा। ये जो है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर है? तो इस तरीके से ग्राफ बना करके पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की किन्होंने? लोथर मेयर ने। कब बनाने की कोशिश की इन्होंने? 1869 में। क्या बताया इन्होंने? कि इस वक्र के शिखर पर, यानी अगर हम लोग देखें जो इसके पॉइंट्स हैं, पहला जो पॉइंट्स है, इस वक्र के, या इस वक्र में क्षारीय धातुओं की स्थिति देखें। क्षारीय धातुओं की जो स्थिति है, इस वक्र में क्षारीय धातुओं की स्थिति कहां पर है? शिखर पर है, पीक पर है, शिखर पर। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? हाँ सही है। इस वक्र में क्षारीय धातुओं की स्थिति कहां पर है? यहाँ पे शिखर पर है। देखिए आप लोग, यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हैं? क्षारीय धातु में है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है इस वक्र में क्षारीय मृदा धातुओं की स्थिति जो है, ये कहां पर है? उस ग्राफ के अवरोही वाले भाग पर, अवरोही वाले भाग पर है। यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं की स्थिति कहां पर है? अवरोही वाले भाग पर है। और अगर हाइड्रोजन और अक्रिय गैस तत्वों की बात करें,
हैलोजन, हैलोजन और अक्रिय गैस तत्वों की जो स्थिति है वो कहां पर है, इसके आरोही भाग पर है, आरोही भाग पर, यानी इधर वाले भाग पे, ये इस वाले भाग पे हैलोजन और अक्रिय गैस तत्वों की स्थिति कहां पर है, आरोही भाग पर है। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी खंड के तत्वों की स्थिति ये कहां पर है, गर्त में है, यानी यहां ग्राफ के एकदम निचले वाले भाग पे ये डी खंड के तत्वों की स्थिति है। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स इसके मेन होते हैं इस ग्राफ के। आपसे पूछता है कि लोथर-मेयर वक्र में क्षारीय धातुओं की स्थिति कहां पर है, जवाब होगा क्या, शिखर पर। क्षारीय मृदा धातुओं की स्थिति कहां पर है, अवरोही वाले भाग पर है। आपसे पूछेगा हैलोजन और अक्रिय गैस तत्वों की स्थिति कहां पर है, जवाब होगा आपका आरोही भाग पर। इस तरीके से अगर पूछे आपसे डी खंड के तत्वों की स्थिति कहां पर है, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, गर्त में है। तो ये था दोस्तों लोथर-मेयर वक्र, ठीक है, जो किस पर बेस्ड है, आधारित किस पर है, ग्राफ पर आधारित है। यानी ग्राफ के माध्यम से लोथर-मेयर साहब ने आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की और उसके गुणों को उन्होंने समझाने की कोशिश की। बस ये 4 पॉइंट्स आपको याद रहें, क्षारीय धातुओं की स्थिति, क्षारीय मृदा धातुओं की स्थिति, हैलोजन और अक्रिय गैस तत्वों की स्थिति और डी खंड के तत्वों की स्थिति। बस क्वेश्चन यहीं से पुट अप किए जाते हैं दोस्तों। तो ये था आपका लोथर-मेयर वक्र। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ दोस्तों क्या करता है, एक आवर्त सारणी बनाता है। जब इनकी आवर्त सारणी अमान्य होती है तो मेंडलीफ महोदय ने आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की और एक आवर्त सारणी का निर्माण भी किया। कैसे किया, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है मेंडलीव की आवर्त सारणी, की आवर्त सारणी। पहले आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में इनके आवर्त नियम क्या थे, उनके द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इनका थोड़ा सा, हाँ सन वही है 1869 ही, 1869 में भी सन मायने नहीं रखते क्योंकि सन लोगों को क्लियर भी नहीं होते, सन मायने भी नहीं रखता आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सन याद हो या ना हो। अगर याद है तो और अच्छी बात है, 1869 की बात है। तो मेंडलीव जो थे ये इन्होंने न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी थी, जिन्होंने परमाणु भार के वृद्धि क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था, सेम वही लॉजिक लगाते हुए मेंडलीव ने क्या किया, एक आवर्त सारणी बनाई। लेकिन न्यूलैंड ने क्या कहा था कि प्रत्येक तत्व अपने से 8वें स्थान पर आने वाले तत्वों के गुणों से समानता रखता है, ये न्यूलैंड ने कहा था। मेंडलीव ने क्या किया, इन्होंने बताया कि अगर परमाणु तत्वों को उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समयांतराल या निश्चित अंतराल के बाद क्या होगा, एक समान गुण वाला तत्व उसमें पाया जाएगा। ऐसा किसने बताया, मेंडलीव ने बताया। नियम वही थे, बस उन्होंने 8वां शब्द जोड़ा था, इन्होंने उस 8वें शब्द को क्या कर दिया था, हटा दिया था। बाकी नियम तो वही है जो मेंडलीव ने दिया था, सॉरी जो न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड ने जब ये आवर्त सारणी बनाई तो जो तत्वों की संख्या थी, ये तत्व रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग 57 है, एनसीईआरटी से 63 मानता है, इतने तत्व क्या थे, ज्ञात थे। तो मेरे तत्वों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है ना, ये रेफरेंस मानता है कि इतने थे और ये एनसीईआरटी मानता है कि इतने थे, 63 थे। ठीक है, अब बाकायदा आप एनसीईआरटी देखेंगे, चाहे वो
इंटरमीडिएट की एनसीईआरटी हो या 11th की एनसीईआरटी हो, उसमें आप देखेंगे 63 दिया है। तो ये है, तो इन सारे तत्वों को उन्होंने परमाणु भार के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया। यानी कि मेंडलीफ ने जो तत्वों का मूल लक्षण की बात करें, तत्वों का मूल लक्षण क्या माना? परमाणु भार माना। तत्वों का मूल लक्षण क्या बताया? कि उसका एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है। यानी अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यानी इन्होंने बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यानी यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया मेंडलीफ ने। तत्वों का मूल लक्षण मेंडलीफ ने, ये थोड़ा सा इसे आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि मेंडलीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी जब बनाई तो तत्वों का मूल लक्षण क्या माना? परमाणु भार माना। किस आधार पर बनाया? कि परमाणु भार के वृद्धि क्रम के आधार पर बनाया। परमाणु भार के वृद्धि क्रम में जब उन्होंने व्यवस्थित किया और यह बताया कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ऐसा किसने बताया? मेंडलीफ ने बताया। क्लियर है दोस्तों? इन्होंने ये सारी बातें बताई और एक आवर्त सारणी का निर्माण किया जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी और या मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी बना कहते हैं। लेकिन मूल आवर्त सारणी यानी आवर्त सारणी बनाते समय एक नियम भी दिया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। और मेंडलीफ का जो आवर्त नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था मेंडलीफ। इसके पीछे की कहानी अच्छी है। ये बनाना नहीं चाहता था लेकिन इसके जो शिष्य थे ये थोड़े से जिद्दी टाइप के थे, इसको बनाने के लिए मजबूर किए। दिमाग तो था बंदे में, शायद पूरी केमिस्ट्री या पढ़ डालेंगे इतना दिमाग शायद किसी भी साइंटिस्ट के पास रहा होगा मेंडलीफ के, इतना बहुत दिमाग था इसके पास। देखते हैं क्या है मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीफ का आवर्त नियम यानी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, या सीधा सीधा आप लिख दें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ये जो आवर्ती फलन शब्द हैं ये, और ये जो परमाणु भार हैं ये, इसी का मतलब होता है ये कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसका तात्पर्य होता है कि उसके आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। ठीक है, क्लियर है? तो ये उसका आवर्त नियम है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, इस पॉइंट को। ठीक है, यानी मेंडलीफ ने आवर्त नियम बनाते समय किसको ध्यान में रख के बनाया? परमाणु भार को ध्यान में रख करके बनाया।
किस आधार पर? वृद्धि क्रम के, यानी कि उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम के आधार पर बनाया आवर्त सारणी। ठीक है, अब इसके आवर्त सारणी के लक्षण क्या क्या है, किस प्रकार से आवर्त सारणी बनाई? तो इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई इसमें क्या किया इन्होंने? 7 आवर्त बनाए। आवर्तों की संख्या कितनी? 7। आवर्त कितने थे? आवर्त 7 थे। आवर्त कितने थे? 7 थे। आवर्त 7 थे, यानी आवर्त की बात करें या इसे हम लोग कह दें, इस तरीके से लिख दें कि जो 36 पंक्तियां थी, 36 पंक्तियां, इनकी संख्या 7 थी। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। 36 पंक्तियां 7 और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कितनी? 8। और जो 36 पंक्तियां थी, इनका नाम दिया इन्होंने आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, इनका नाम दिया इन्होंने वर्ग। अगर इस तरीके से आपसे पूछता है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, तो आवर्तों की संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 7 है। और वर्ग कितने हैं? यहाँ पे 8। वर्ग मतलब क्या? जो खड़ी लाइनें होती हैं। आवर्त मतलब क्या? जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं या 36 पंक्तियां होती हैं, उन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं। तो इन 7 आवर्तों और 8 वर्गों में ये इन तत्वों को क्या किया? रखना शुरू किया। किस आधार पर? उनके परमाणु भार के वृद्धि क्रम के आधार पर रखना शुरू किया। और प्रत्येक 1 से लेकर के जो 7 तक के, यहां पर हम ये पॉइंट भी लिखेंगे कि वर्ग 1 से लेकर वर्ग 7 को, इन्होंने 7 को 2 उपवर्गों में विभाजित किया। ठीक है, वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 7 तक के जितने भी वर्ग थे, उनको उन्होंने 2 वर्गों में क्या किया? 2 उपवर्गों में विभाजित किया। और वर्ग जो 8वां था, वर्ग 8वां को इन्होंने अविभाजित रखा। और ध्यान देंगे दोस्तों, जो इनका 8वां वर्ग था, ये सबसे बड़ा वर्ग था। किस बेसिस पे सबसे बड़ा वर्ग था? क्योंकि इसमें जो तत्वों की जो संख्या थी, तत्वों की संख्या ये 9 थी। कितने तत्व रखे इसमें इन्होंने 9 तत्वों को रखा था। तत्वों की संख्या कितनी थी? 9 थी। बाकी ये इसको 2 वर्गों में भी विभाजित इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने 1 से लेकर के 7 तक के तत्वों को 2 वर्गों में विभाजित किया था। आप जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 36 पंक्तियां हैं, उन्हें आवर्त, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। तो ये थी इनकी जो आवर्त सारणी है, ये उनकी विशेषताएं। 36, बस आप 36 पंक्तियां याद रखेंगे। हाँ, अगर ये भी देखता है कि उन 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे आवर्त कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे वर्ग कहा जाता है। क्लियर है? कितने उपवर्गों को इन्होंने, कितने मतलब वर्गों को इन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया? तो 1 से लेकर के 7 तक के वर्गों को 2 वर्गों में विभाजित किया। 8वें उपवर्ग को इन्होंने अविभाजित रखा और उसे सबसे बड़ा वर्ग भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें तत्वों की संख्या कितनी थी? 9 थी। तो ये था मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तब तक आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके आगे बढ़ें, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी पूरी तरीके से समझ में आ गई है। और इस आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं। मेंडलीव की
मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, आवर्त सारणी की उपयोगिता, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, यूजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी इसकी आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता होती है इसके बारे में देखते हैं। तो जो मेंडलीव की अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जितने भी तत्व उस समय ज्ञात थे उन तत्वों का एक संक्षिप्त में अध्ययन करने में भी इनकी आवर्त सारणी क्या थी, सहायक थी। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के गुणों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता था। यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी द्वारा तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। और किस प्रकार से, तो संक्षिप्त रूप में। ठीक है, किस रूप में किया जा सकता है, संक्षिप्त रूप में इनके तत्वों के गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। मेंडलीव ने क्या किया था, जब तत्वों को व्यवस्थित किया तो दो तत्वों के बीच में उन्होंने गैप छोड़ दिया था और ये भी बताया था कि जिस परमाणु भार, जैसे मान लिया जाए कि परमाणु भार 14 वाला या 13 वाला तत्व ज्ञात है, परमाणु भार 20 वाला तत्व ज्ञात है, बीच में जो तत्व ज्ञात नहीं है, तो उस आधार पर उन्होंने गैप छोड़ दिया कि इन फ्यूचर अगर भविष्य में ऐसा तत्व खोजा जाता है तो उसको यहीं पर रखा जाएगा। दोस्तों सोचो, इतना दिमाग तो था उसके पास। यानी अगर दूसरा पॉइंट हम लोग लिखें तो दूसरा पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि तत्वों की भविष्यवाणी करने में सहायक थी। ठीक है, ये दूसरी उपयोगिता, तत्वों की भविष्यवाणी करने में सहायक। अगर भविष्यवाणी की बात करें क्या किस प्रकार से, तो एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारा, जो तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान रखे तथा वहां आने वाले तत्वों के गुणों के बारे में पूर्व ही बता दिया था। इस आधार पर मैंने कहा कि तत्वों की भविष्यवाणी करने में सहायक होती है। यानी मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान रखे और वहां आने वाले तत्वों के गुणों को पूर्व ही बता दिया था। ठीक है, रिक्त स्थान रखा और वहां पर आने वाले तत्वों के गुणों को उन्होंने क्या किया, पहले से ही बता दिया कि यहां पर यही तत्व आएगा। जैसे एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन। नाम क्या है, यहां पर थोड़ा सा टेबल बनाएंगे हम लोग। यानी मेंडलीव के द्वारा दिया गया नाम, मेंडलीव के द्वारा दिया गया नाम ये हो गया, और यहां पर उसका वर्तमान नाम लिखेंगे हम लोग, और ये उसका हो जाएगा क्या, प्रतीक। यानी मेंडलीव ने क्या किया, जो स्थान छोड़ा था वहां पर कौन सा तत्व आएगा इसके बारे में ही पूर्व ही अनुमान लगा लिया था। यानी कि पहले से ही उसने क्या किया था, बता दिया था। नाम क्या है उसका, जैसे पहला है एका बोरोन, दूसरा है एका सिलिकॉन, और तीसरा है एका बोरोन हो गया, एका सिलिकॉन हो गया, और तीसरा जो होता है आपका
नो नो, तीसरा सिलिकॉन होता है, सॉरी, ये एका एल्यूमिनियम होता है, और तीसरा जो है ये होता है एका सिलिकॉन। अब BaS याद रखेंगे, BaS यानी एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, और तीसरा था एका सिलिकॉन। ठीक है, जो वर्तमान नाम है एका बोरोन क्या है? एका बोरोन है हमारा स्कैंडियम। एका बोरोन का वर्तमान नाम क्या है? स्कैंडियम। प्रतीक क्या है? Sc, आप जानते हैं। यानी यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि एक स्कैंडियम को मेंडलीफ ने जो स्कैंडियम के लिए जो खाली स्थान छोड़ा था उसका पूर्व नाम क्या है? तो नाम है इसका एका बोरोन। स्कैंडियम को पहले क्या बोला जाता था? एका बोरोन। एका एल्यूमिनियम का जो वर्तमान नाम है वो है गैलियम, आप जानते हैं Ga। ठीक है, गैलियम का पूर्व नाम एका एल्यूमिनियम, और तीसरा जो है ये होता है जर्मेनियम, Ge। जर्मेनियम का जो पुराना नाम है या मेंडलीव के द्वारा दिया गया नाम है वो क्या है? एका सिलिकॉन है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल स्टार लगा दिया दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि स्कैंडियम का पुराना नाम, तो नाम हो जाएगा एका बोरोन। अब ये याद रखेंगे BaS, 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 SGG, SGG, ये ठीक है। V फॉर बोरोन, एका बोरोन। वर्तमान नाम क्या है? स्कैंडियम। प्रतीक क्या है? Sc, आप जानते हैं। एका एल्यूमिनियम, वर्तमान नाम है गैलियम, Ga। दूसरा है एका सिलिकॉन, वर्तमान नाम जर्मेनियम, Ge। तो ये दोस्तों यानी मेंडलीफ ने जो खाली स्थान छोड़ा था वो ये नाम लिख करके छोड़ा था, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, जिसका वर्तमान नाम यह है। इतना तो दिमाग था उसके पास। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीफ की देखिए कहीं कहीं पर मेंडलीफ लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पर मेंडलीफ लिखा हुआ मिलता है। तो अगर मेंडलीफ और मेंडलीफ लिखा हुआ आपको मैं भी लिख दूं तो उसमें घबराने की बात नहीं है, दोनों सही है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक होती है। सहायक थी, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेरिलियम की संयोजकता उस समय संयोजकता 3 मानी जाती थी तथा बेरिलियम को एल्यूमिनियम के साथ रखा जाता था। यानी कि बेरिलियम को एल्यूमिनियम के साथ रखा जाता था। बेरिलियम की संयोजकता कितनी मानी जाती थी? 3 मानी जाती थी। देखिए जब इनकी आवर्त सारणी आई तो इन्होंने बताया कि नहीं, बेरिलियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 2। लेकिन बाद में मेंडलीफ ने बेरिलियम की संयोजकता 2 मानी तथा बेरिलियम को किसके साथ रखा गया है? क्षारीय मृदा धातुओं के साथ रखा गया है। तो ये पॉइंट्स यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, संयोजकता ज्ञात करने में सहायक। क्यों? बेरिलियम की संयोजकता कितनी मानी जाती थी? पहले 3 मानी जाती थी, और 3 मान करके बेरिलियम को किसके साथ रखा जाता था? यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ रखा जाता था। लेकिन बाद में बेरिलियम की संयोजकता कितनी मानी गई? 2 मानी गई, और बेरिलियम को कहाँ पे रखा गया? क्षारीय मृदा धातुओं के साथ रखा गया। ठीक है, बात क्लियर है। सही परमाणु भार ज्ञात करने में कैसे सहायक थी? जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे पोटेशियम की बात ले लें या निकल की बात ले लें, पोटेशियम और आर्गन की अगर बात करें हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे
पोटेशियम और आर्गन की बात करें, ये तो उसकी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि ये उसके दोष के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। तो उसे हम लोग देखेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज थी उतनी ही थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो तत्वों का अध्ययन आसानी से कर सकते थे उसके द्वारा संक्षिप्त में। दूसरा है तत्वों की भविष्यवाणी करने में भी सहायक थी। तत्वों के आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान वहां उन्होंने छोड़े थे और यह पूर्व अनुमान बता दिया था उन्होंने कि जो आने वाले तत्वों को अगर भविष्य में खोजे जाते हैं तो यहीं पे रखे जाएंगे। एक बोरोन, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन, जिसका वर्तमान नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम क्रमशः है। जो अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक थी क्योंकि बेरिलियम का संयोजकता 3 माना जाता था और बेरिलियम को एल्यूमिनियम के साथ रखा जाता था। लेकिन बाद में मेंडलीव ने बेरिलियम की संयोजकता कितनी मानी? 2 मानी। तो एक बार आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो थी उसकी विशेषताएं उसकी आवर्त सारणी की। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्या क्या दोष थे उसके बारे में, ये तो उसके गुण थे। अगली हेडिंग है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। क्या क्या दोष थे उसमें? तो जो पहला दोष था इसका, इस आवर्त सारणी का जो पहला दोष था, हाइड्रोजन को उचित स्थान न देना। वो तो आज भी नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन को उचित स्थान न देना। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन जो तत्व है, हाइड्रोजन को हम लोग घुमक्कड़ तत्व के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि घुमक्कड़ तत्व किसे कहते हैं, तो जवाब क्या होना चाहिए आपका? हाइड्रोजन को कहते हैं। यानी हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया क्योंकि इनकी आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, परमाणु भार की वृद्धि क्रम पर आधारित थी। तो इसलिए समस्थानिकों को भी उचित स्थान ना देना। समस्थानिकों को भी उचित स्थान ना देना। इन्होंने समस्थानिक को भी उचित स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जैसे कार्बन 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, तो 6 कार्बन 12 को तो इन्होंने रखा, लेकिन 6 कार्बन 14 को इन्होंने कहीं पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा। तो ये दोनों इसके क्या हो गए? दोष हो गए। जो तीसरा दोष है, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखना। ये तीसरी पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे प्लेटिनम को और गोल्ड को, इन दोनों के गुणों में काफी समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन इन दोनों को मेंडलीव ने क्या किया था? अलग अलग वर्गों में रखा था। क्लियर है? यानी कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखना। जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसके दोष थे, दोष में क्या होती है? परमाणु भार की वृद्धि क्रम में अनियमितता का होना। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। जो चौथा है, परमाणु भार के वृद्धि क्रम में अनियमितता का होना। किस प्रकार की अनियमितता थी? जैसे पोटेशियम और आर्गन की बात करें। पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है, ये होता है 39 और इसका होता है 39.8 नियर अबाउट होते हैं। यानी पोटेशियम के बाद आर्गन को आना चाहिए। परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में अगर रखें तो ये पहले और ये बाद में आना चाहिए, लेकिन था क्या? आर्गन पहले था और पोटेशियम का था बाद में, आर्गन के बाद में था। तो इस आधार पर परमाणु भार के वृद्धि क्रम में भी अनियमितता का होना भी इसके दोष का एक कारण बना। जो
इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, तो निकिल और कोबाल्ट को भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट जो है निकिल और कोबाल्ट है। निकिल का जो परमाणु भार होता है ये कोबाल्ट की तुलना में कम होता है। निकिल का परमाणु भार कितना होता है? कोबाल्ट की तुलना में कम होता है। इसका जो होता है ये होता है लगभग 58.6 और ये 58.9 होता है लगभग। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका जो परमाणु भार है यह इसकी तुलना में अधिक है, ये अधिक है। लेकिन कोबाल्ट को क्या किया गया था? निकिल के पहले रखा गया था। यह भी दोष का एक कारण है, यानी परमाणु भार के वृद्धि क्रम में अनियमितता का होने का यह भी एक कारण है कि कोबाल्ट को पहले रखना और निकिल को बाद में रखना। और जो पांचवा कारण है इसका और लास्ट कारण है, यह है लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के तत्वों को, श्रेणी के तत्वों का आवर्त सारणी में व्यवस्थित ना होना, व्यवस्थित ना होना, ये 5 इसके मेन कारण थे। इस आवर्त सारणी के दोष जो थे, ये इसके दोष के मेन कारण जो थे, ये 5 कारण थे। जैसे पहला कारण क्या था? हाइड्रोजन को उचित स्थान ना देना, हाइड्रोजन को ही घुमक्कड़ तत्व बोला जाता है। दूसरा था समस्थानिक को उचित स्थान ना देना, ठीक है, क्यों? क्योंकि परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित था। समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखना, जैसे कि एल्युमिनियम और प्लेटिनम में समानता होती है, समानता पाई जाती है, लेकिन इन दोनों को क्या किया था? इन्होंने अलग अलग वर्ग में रखा था। परमाणु भार के वृद्धि क्रम में अनियमितता का होना, जैसे कि पोटेशियम और आर्गन। पोटेशियम का 39 जबकि आर्गन का 39.8 होता है, जबकि आर्गन को पहले रखा गया था और पोटेशियम को क्या रखा गया था? बाद में। इसी तरीके से निकल और कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट को पहले रखा गया था और निकल को क्या किया गया था? बाद में, जबकि कोबाल्ट का क्या होता है? ज्यादा होता है परमाणु भार। और जो लास्ट जो इसके दोस्त थे लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित ना होना। तो एक बार से आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। और दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देखते हैं अगले सेशन में, यानी अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आपको बाय टू ऑल ऑफ यू।